ज्ञान मंजरी मनोज स्कूल के यूट्यूब चैनल में फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले पीरियड में हमने हिंदी व्याकरण में कहावतें का अभ्यास किया था। आज हम फिर लेसन में फिर से अभ्यास करते हैं। तो आज हम लेसन नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली गद्य पाठ है। उसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी। उसका साहित्य प्रकार है आत्मकथांश। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी ही आत्मकथा यहाँ प्रस्तुत की है। आज हम यह लेसन बहुत बड़ा होने के कारण आज हम ये पार्ट 1 इस लेसन का मेरी बीमारी श्यामा ने ली उसका पहला लेक्चर पार्ट 1 हम लेते हैं। आज हम पेज नंबर 25 और 26 पर जो लेसन है वहां तक हम पढ़ेंगे। तो कृपया आप अपना पाठ्य पुस्तक निकालें और पेज नंबर 25 पर ध्यान दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन द्वारा खुद की लिखी हुई आत्मकथा का अंश मेरी बीमारी श्यामा ने ली। उससे पहले हम लेखक हरिवंश राय बच्चन का परिचय प्राप्त करते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन, उनका जन्म सन 1907 और निधन 2003 को हुआ। आपको पता है हरिवंश राय बच्चन और हमारे फिल्मी अभिनेता मशहूर बिग बी अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनके एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन उन्होंने किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर उन्होंने सेवाएं दी थी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। उनके द्वारा लिखी हुई मधुशाला आज भी प्रसिद्ध है। तो मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा, सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में यहाँ कविता सुनने के लिए उमड़ पड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाग्मय पर उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेष के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत रैंक पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण की उपाधि भी प्राप्त हुई है। तीर पर कैसे रूपों में आज, लहरों का निमंत्रण और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा जैसी काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जबान पर है। मधुशाला में लिखी हुई मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर व एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली एक आत्मकथा अंश है जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से ली गई है। किसमें से ली गई है? जो क्या भूलूं क्या याद करूं उसमें से। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी बनकर रही थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सबर निरूपण हमें देखने को मिलता है। तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण हमें देखने को मिलता है।
क्या भूलूं क्या याद करूं, श्री हरिवंश राय बच्चन की एक आत्मकथा है। उसी आत्मकथा में से ये मेरी बीमारी श्यामा ने लिया गया है। आप जरूर याद रखिए कि प्रस्तुत आत्मकथा किसमें से लिया गया है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, वहां अंडरलाइन कीजिए। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलोकित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। तो आइए पढ़ते हैं उनकी आत्मकथा मेरी बीमारी श्यामा ने ली। ये था कवि और लेखक का परिचय। अब पेज नंबर 24 पर आप ध्यान दीजिए। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। दुलराना यानी लाड प्यार करना, लाड प्यार करने वालों में नहीं था। तो यहाँ पाठ का सार भी दिया हुआ है। पहला पॉइंट है बीमारी को महत्व न देना। जो अभी हम जिस पैराग्राफ में अभ्यास करेंगे उसका मुख्य सार है बीमारी को महत्व न देना। तो मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में नहीं था। दुलराने वाला यानी लाड प्यार करना। सच कहूं तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था, निडर, न डरने वाला। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। तो तर्क यानी दलील। इस दलील को मैं कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम हो जाता, बुखार हो जाता, खांसी हो जाती, सिर दर्द हो जाता तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से ज्यादा काम लेता। मुझे भरे बुट्टे बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने के मुझे आज भी याद है। तो भरे बुट्टे यानी बहुत तेज बुखार होने पर भी हरिवंश राय बच्चन अपनी रात की ट्यूशनों पर जाते थे। बुखार की गर्मी और तेजी में तो वे और जोश से पढ़ाता, मजदूरी करके। जिस तरह रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। बीमारी अमीरों की हरमजदगी है। हरमजदगी यानी हरामीपन दिया हुआ है। हरमजदगी यानी हरामीपन। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता था। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप शक्ति आ जाती, जिससे मैं गल पिघल कर मेरा हृदय ढल जाता। एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार को और तेज बना देती, भाव कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूंगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था। अदबदा यानी हट करके, हट करके जबरदस्ती से लिखना। और अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्त मालूम होते रहते थे। हस्त मालूम यानी नित्य क्रम के अनुसार, नित्य क्रम के अनुसार सब काम होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बहुत बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग। तो अब किपलिंग का उदाहरण यहाँ कवि ने हमें दिया है कि शायद किपलिंग जो एक अंग्रेज साहित्यकार था, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियां लिखा करता था। जिस तरह हरिवंश राय बच्चन तेज बुखार में भी काम किया करते थे। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ता। खुद हरिवंश राय बच्चन यहाँ अपने बारे में बता रहे हैं। इसका निर्णय मैं न देना चाहूंगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टानें
कि दो पेज नंबर 26 पर दो सबसे बड़ी कविताएं सान्नम सांत्रम, जो जर्मन के सुप्रसिद्ध साहित्यकार है, सांत्रम के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, और दो चट्टान अथवा सिसिफस, बरकस, हनुमान मैंने प्लूरसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। तो सिसिफस यानी कोस्सिक का राजा था, बरोबर। दो चट्टान अथवा सिसिकस, बरकस, जो सिसिकस यानी कोस्सिक का राजा था, और बरकस हनुमान मैंने प्लूरसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। तो प्लूरसी यानी फेफड़ों में पानी भर जाना, प्लूरसी होना यानी फेफड़ों में पानी भर जाना। यहाँ शब्दार्थ दिए हुए हैं पेज नंबर 26 पर के। तो प्लूरसी यानी फेफड़ों में पानी भर गया और वो बीमारी हुई थी, उस समय मैंने पढ़े पढ़े लिखा था। बहरहाल यानी हर हाल में, बहरहाल यानी हर हालत में। जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने इस प्रयोग से सिद्ध किया था कि मार के पीछे भूत भागे। तो यहाँ एक कहावत भी दी हुई है कि मार के पीछे भूत भागे। तो हम जो काम करते हैं उससे हमें उस मुश्किल का सामना नहीं चाहिए, वो मुश्किल भी, वो बीमारी भी चली जाती है। तो मार के पीछे भूत भागे, इसका अर्थ यही होता है कि हम अगर आत्मनिष्ठा से काम करते हैं तो हमें कोई बीमारी छू सकती नहीं है। इसलिए हमें कभी उसकी परवाह भी करनी नहीं चाहिए। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। अगर काम करेंगे तो उसके पीछे बुखार भी चला जाएगा। जिस तरह मार के पीछे भूत भागे, जिस तरह आप किसी को मारेंगे तो भूत भाग जाएगा। अगर हम कठिन परिश्रम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। लेकिन लेखक ने इस कहावत का प्रयोग सिद्ध किया था कि काम के पीछे भूत भागे, काम के पीछे बुखार भागे। लेखक को अपने शरीर में तेज बुखार था, फिर भी वह सबसे ज्यादा काम करते थे, और इस उक्ति को उन्होंने सिद्ध किया कि काम के पीछे बुखार भागे। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर कर रहा था, यानी हिला देना। झकझोर यानी हिला देना। और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंस झटका मुझको दे गया था। तो यहाँ जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी, लेखक की जीभ यानी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी, उसके बारे में हमें जानना है। तो झकझोर रहा था यानी हिला देना, और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे दिया गया था, नाश पाने वाला। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे जरूरत थी, पैसे की। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, कर्ज मेरे सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने भर चला, इस तरह जुलाई का महीना आ गया। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वहीं का वहीं था। सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 डिग्री सेल्सियस से 102 के बीच तापमान रहता। बुखार का कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया, दवा बाटू यानी दवा बांटने वाला एक होम्योपैथी कर रहा था, बराबर। तो होम्योपैथी यानी आयुर्वेदिक जो दवा होती है, हमारी खुद की
होम्योपैथी दवा जो आयुर्वेदिक दवा होती है उसकी दवाई वह ले रहे थे। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है, बराबर। तो कभी कभी लेखक सोचते भी थे कि उसे क्या तपेदिक जैसा कोई रोग भी हो गया है, बराबर। क्षय रोग, टीबी, तपेदिक यानी क्षय रोग, जिसे हम टीबी भी बोलते हैं। तो लेखक को कभी वह सोचते रहते थे कि क्या मुझे तपेदिक यानी क्षय का रोग हो गया है। हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। अपने बूते के बाहर रहना यानी शक्ति के पर रहना, बराबर। ये मुहावरा है, अपने बूते के बाहर रहना यानी शक्ति के पर रहना। तो एलोपैथी यानी विलायती अंग्रेजी पद्धति की उपचार पद्धति, उसे एलोपैथी बोलते हैं। अंग्रेजी पद्धति की आचार पद्धति एलोपैथी उसे बोलते हैं। तो एलोपैथी का इलाज तो अपने मुद्दे के बाहर है, शक्ति के पर होना। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी? तो जिह्वा पर सरस्वती बैठना यानी कही हुई बात का सच होना। यह मुहावरा है कि जिह्वा पर सरस्वती बैठना यानी कही हुई बात का सच होना। जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, बैठी हो तो कितना अच्छा है, क्या मैं बीमार हूँ इसलिए मेरी श्यामा स्वस्थ है, जिसने पहले 100 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। और श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी के दिनों में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं, जांच कराओ। मैंने टाल मटोल कर की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो कभी निष्फल न जाने वाला अस्त्र यानी ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, जो यहाँ दिया हुआ है, कभी निष्फल न जाने वाला अस्त्र ब्रह्मास्त्र। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा, वह यानी उसकी पत्नी श्यामा खाना नहीं खाएगी, ऐसी उसने जिद की। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था, यानी कभी निष्फल न जाने वाला अस्त्र। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया। नुस्खा यानी हकीम वैद्य द्वारा बनाई गई औषधि यानी दवा। जो दवा लेनी थी वो दवा उसने लिख दी। किसने? डॉक्टर मुखर्जी ने। और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा यानी बताई गई रीत मुझे मौत का परवाना लगी, बराबर। बताई हुई डॉक्टर द्वारा बताई गई औषधि उसे बहुत परवाना यानी आज्ञा पत्र, परवाना यानी आज्ञा देने वाला पत्र लगी। क्या मेरी विदाई का समय आ गया? यहाँ लेखक को मन में प्रश्न होता है। क्या इतने ही दिनों के लिए आया था मैं? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन की मधुशाला। तो विद्यार्थी मित्रों, आप भी यूट्यूब में सर्च करके हरिवंश राय बच्चन की यह कविता मधुशाला अमिताभ बच्चन के स्वर में भी सुन सकते हैं। और उनके द्वारा लिखी हुई जो सिद्धि रखते अपनी रेख, जो अपनी गर्दन हमेशा सिद्धि रख के आगे बढ़ते हैं, ये कविता भी बहुत अच्छी है। आप जरूर सर्च करके देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि उसमें से हमें काफ़ी सीखने को मिलता है।
मधुशाला काव्य भी बहुत अच्छा है, वो भी आप एक बार जरूर सुनिएगा। और अमिताभ बच्चन ने खुद भी यह दोनों कविताएं गाई हुई है, एक बार हमें जरूर सुननी चाहिए। तो आप आशा करता हूं जरूर सुनेंगे। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में विधव्य भी लिखा है? विधव्य यानी विधवापन, मर्मवेदी यानी दिल को छू लेने वाला। सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में विधव्य यानी विधवापन भी लिखा है? तो अब श्यामा, अभी हमने देखा श्यामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया कि तुम डॉक्टर मुखर्जी को दिखाकर आओ, और इस तरह उसने डॉक्टर मुखर्जी के पास से दवाई ली और उन्होंने याद किया और नुस्खा अपनाया, और डॉक्टर मुखर्जी ने उसको बुरी तरह से आराम करने को कहा, लेकिन बताया हुआ नुस्खा, आज्ञा पत्र, क्या मेरी विदाई का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए मैं आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने? लेखक के मन में, हरिवंश राय बच्चन के मन में बार बार ये प्रश्न उठने लगे। स्वागत के साथ विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने, खुलते ही मेरी जीवन की मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी यानी दिल को छू लेने वाला प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में विधव्य यानी विधवापन लिखा था? जो श्यामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उसमें यह बताया गया। अब हमें लास्ट देखना है, कठिन लगा मरने से पहले जीना, जो अब आएगा। तो मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। पेज नंबर 26 पर थर्ड पैराग्राफ में, कि मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे, ट्यूशन छोड़ दूं, स्कूल से छुट्टी ले लूं, ज्यादा लूं तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूं, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते, कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर बेचने की स्थिति में नहीं रहेगा। यह सब उपाधि विचार उसके मन में आने लगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी यानी मूल्य कीमत अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी मुझे अदा करने को कम नहीं है। लेखक के ऊपर बहुत कर्ज भी था, वो ये पुस्तकें बेचकर अपना जीवन गुजार रहे थे। और इस तरह श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल गई, डट भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवासा मर गया है। तो लकवासा मर जाना यानी स्तब्ध रह जाना। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उच्छ्वास यानी निराशा सूचक सांस लेकर रह गए। बरोबर, शालिग्राम जी असमर्थता की एक उच्छ्वास यानी निराशा सूचक दुख भरी सांस लेकर रह गए। तो लकवासा मर जाना यानी स्तब्ध रह जाना, ये मुहावरा है, अंडरलाइन कीजिए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाएं मंगवा ली और चारपाई पर आराम करने को लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। तो सेवा साकार होना यानी सेवा की मूर्ति होना, और इस तरह श्यामा सेवा की मूर्ति बन गई। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता थी
मुझे शीत पर चढ़े कर्ज की। हरिवंश राय बच्चन उसके खुद पर जो बहुत कर्ज बढ़ गया था उसकी चिंता थी, उसे अपनी बीमारी की चिंता नहीं थी। मेरा इलाज हो या ना हो पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। जो पर बड़ा कर्ज था उसकी जो किस्तें थी वो तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी यानी देना, पैसे चुकाना, उसकी नियमित पैसे चुकाने की जो अदायगी थी उसके साथ मेरी साख जुड़ी हुई थी। साख यानी इज्जत। लेखक के ऊपर कर्ज था लेकिन नियमित रूप से और लोगों के पैसे चुका दे रहे थे। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। तो उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी, इसलिए मैं मरने से पहले अपना कर चुकाऊंगा। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इस लेसन के पहले पार्ट में पेज नंबर 25 और 26 पर जो अभ्यास है, जो लेसन दिया हुआ है, वहां तक हमने आज देखा है। अगले पीरियड में हम पेज नंबर 27 और 28 का अभ्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ शब्दार्थ भी दिए हुए हैं जिसका हम अभ्यास करें। दुल्हनाना तो लाड प्यार करना, तर्क तो दलील, भरे गुट तो बहुत तेज, हरमदर्दी तो हरामीपन, अदबदा तो हट करके जबरदस्ती, हस्ब मालूम यानी नित्य के अनुसार, किपलिंग यानी एक अंग्रेज साहित्यकार, प्लूरिसी यानी फेफड़ों में पानी भर जाना, मरलहार यानी हर हालत में झकझोरना यानी हिला देना, दवा बांटने दवा बांटने वाला, ब्रह्मास्त्र यानी कभी निष्फल न जाने वाला अस्त्र, नुस्खा यानी हकीम वैद्य द्वारा बनाई गई औषधि, परवाना यानी आज्ञापत्र, मर्म वेद यानी दिल को छू लेने वाले, सेवा साकड़ यानी सेवा की मूर्ति, अदायक यानी देना, पैसा चुकाना, साख यानी इज्जत प्रतिष्ठा, विधव यानी विधवापन, तनख्वाह यानी वेतन, उस्सास यानी निराशा सूचक साहस। आज हमने जो पढ़ा उसके मुख्य पॉइंट यहाँ दिए हुए सार पाठ का 25, 26 पेज पर। तो बीमारी को महत्व न देना, दूसरा किपलिंग का उदाहरण दिया, तीसरा झीवा पर सरस्वती बैठी थी और श्यामा ने लेखक के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया बोलकर, और लेखक के पास डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए। और लास्ट कठिन लगा मरने से पहले जीना, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन को मरने से पहले अपना कर्ज चुकाना था। यहाँ तक हमने अभ्यास किया। अब मैं कुछ आपको होमवर्क इस पहले पार्ट में से जो पढ़ा है उसमें से होमवर्क देना चाहता हूँ, तो प्लीज आप लिख लीजिए। तो होमवर्क में आपको कुछ जो शब्दार्थ आपकी बुक में मैंने करवाए हैं वही मुहावरे के अर्थ आपको लिखने हैं। तो होमवर्क में अभी तक जो अभ्यास किया है उसके अंदर से ही आपको करना है। दुल्हराने वाला, सेकंड बुत्ते के बाहर, हिमा पर सरस्वती बैठना, और लकवा सा मर जाना।
लिखकर अपनी होमवर्क बुक में लिखना है। इतना होमवर्क रुंदराने वाला कुत्ते के बाहर वहाँ पर सरस्वती बैठना लखवा आशा मर जाना, जिसके अर्थ मैंने आपको समझाए हैं। तो नेक्स्ट इसी लेसन के पार्ट 2 में हम फिर से मिलेंगे अगले पीरियड में। अस्तु।